इतिहास केवल युद्धों और विजयों का लेखा जोखा नहीं होता, यह उन भूलों और सीखों का दस्तावेज भी है जो समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ ढह जाती हैं। आज हम आपको भारत के उस स्वर्ण युग में ले चलेंगे जहां एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। सूर्यगढ़ और उस साम्राज्य के अधिपति थे महाराजा विक्रमसेन, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार की चमक के आगे बड्ढे बड्ढे सूरमाओं की आंखें चौंधिया जाती थीं। उनकी भुजाओं का बल और सेना का पराक्रम ऐसा था कि पूरी धरती उनके नाम से कांपती थी। उन्हें विश्वास था कि शक्ति ही सत्य है और तलवार ही एक राजा का सबसे बड़ा धर्म। लेकिन क्या होता है जब एक राजा का सबसे बड़ा शत्रु कोई सेना लेकर नहीं बल्कि अफवाह बनकर आए? क्या होता है जब दुश्मन तलवार से नहीं बल्कि लोगों के मन पर प्रहार करे? और क्या होता है जब एक अपराजेय योद्धा को यह एहसास हो कि उसकी लाखों की सेना और हजारों हथियार एक अदृश्य शत्रु के सामने बेबस हैं? यह कहानी है शक्ति के शिखर पर बैठे एक अहंकारी राजा के पतन की। यह कहानी है उस भूल की जिसकी कीमत पूरे साम्राज्य को चुकानी पड़ी। और यह कहानी है उस ज्ञान की जिसने एक योद्धा को सिखाया कि एक राज्य की असली नींव शस्त्रगारों में नहीं बल्कि अपनी प्रजा के दिलों और अपनी संस्कृति में होती है। तो चलिए मेरे साथ चलिए उस यात्रा पर जहां हम देखेंगे कि शस्त्र और शास्त्र के उस महासंग्राम में अंत में विजय किसकी हुई। यह कहानी है शस्त्र और शास्त्र के संतुलन की। प्राचीन भारत की पुण्य भूमि पर जहां नदियां सोने की तरह चमकती थीं और पर्वतमालाएं तपस्वियों की तरह मौन खद्दी रहती थीं, एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसका नाम था सूर्यगढ़। जैसा नाम वैसा ही उसका प्रताप। सूर्यगढ़ की कीर्ति दिग दिगंत में फैली हुई थी। इसके खेत सोने के दाने उगलते थे, इसके बाजार दुनिया भर के व्यापारियों से गुलजार रहते थे और इसकी सेना ऐसी थी कि जिसके घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनकर पड़ोसी राज्यों के सिंहासन कांप उठते थे। इस शक्तिशाली राज्य के अधिपति थे महाराजा विक्रमसेन, युवा, तेजस्वी, साहसी और एक अपराजेय योद्धा। उनकी भुजाओं में इतना बल था कि वे अकेले ही 10 योद्धाओं का सामना कर सकते थे। उनके तरकश के तीर कभी लक्ष्य से नहीं चूकते थे और उनकी तलवार जब म्यान से बाहर आती थी तो विजय का जय घोष किए बिना वापस नहीं जाती थी। अपनी युवावस्था में ही उन्होंने कई युद्ध जीते थे और सूर्यगढ़ की सीमाओं को दूर दूर तक फैला दिया था। परंतु हर चमकती हुई वस्तु में कोई न कोई अंधेरा कोना होता है। महाराजा विक्रमसेन के साथ भी ऐसा ही था। वे शक्ति और विजय के मद में इतने चूर थे कि उन्हें शस्त्र बल के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उनका मानना था कि एक राज्य की महानता केवल उसकी सैन्य शक्ति और उसके खजाने में सोने की मात्रा से मापी जाती है। कला, साहित्य, संगीत और दर्शन जैसी चीजें उन्हें व्यर्थ का समय बर्बाद करने वाली लगती थीं। वे अक्सर अपने दरबारियों से कहते, एक कवि की कलम में क्या शक्ति है जो एक सैनिक की तलवार का सामना कर सके? एक संगीतकार के वीणा के तार क्या कर लेंगे जब शत्रु की रणभेरी बजेगी? राज्य तलवार की धार पर चलता है, स्याही की नोक पर नहीं। उनके इस अहंकार और एकांगी सोच के कारण सूर्यगढ़ की आत्मा धीरे धीरे खोखली हो रही थी। पुस्तकालयों में धूल जम रही थी, कलाकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया था और ज्ञान की सभाओं की जगह अब केवल शस्त्र पूजा और सैन्य अभ्यास ने ले ली थी। एक भव्य सुबह सूर्यगढ़ का राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। महाराजा विक्रमसेन अपने स्वर्ण जड्ढित सिंहासन पर विराजमान थे। उनका चेहरा गर्व से दमक रहा था। हाल ही में उन्होंने पूर्वी सीमा पर स्थित एक विद्रोही सामंत को कुचलकर एक शानदार विजय प्राप्त की थी। दरबार में चारों ओर से महाराजा विक्रमसेन की जय के नारे गूंज रहे थे। सेनापति, मंत्री और सामंत सब उनके पराक्रम के गुणगान में लगे थे। महाराज, सेनापति अजय सिंह ने अपनी गरुड़ जैसी आंखों में प्रशंसा लिए हुए कहा, आपके नेतृत्व में सूर्यगढ़ की सेना अपराजेय हो चुकी है। अब इस भरतखंड में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमारी ओर आंख उठाकर भी देख सके। महाराजा विक्रमसेन ने अपनी घनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, सत्य कहां सेनापति, शक्ति ही सत्य है। जब तक हमारी तलवारों में धार है और हमारी भुजाओं में बल है,
तब तक सूर्यगढ़ का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। दरबार में बैठे सभी लोगों ने करतल ध्वनि से उनका समर्थन किया, सिवाय एक व्यक्ति के। वे थे राज्य के वयोवृद्ध आचार्य विद्यानंद। आचार्य विद्यानंद श्वेत वस्त्रों में शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर ज्ञान का तेज था, परंतु आज उनकी आंखों में एक गहरी चिंता की रेखा थी। वे महाराजा के पिता के समय से ही राज्य के मुख्य सलाहकार थे और उन्हें शास्त्र, नीति और दर्शन का अगाध ज्ञान था। महाराजा की दृष्टि उन पर पड़ी। आचार्य, आप इतने मौन क्यों हैं? क्या आपको हमारी विजय से प्रसन्नता नहीं हुई? आचार्य विद्यानंद धीरे से अपने स्थान से उठे। उनकी आवाज शांत किंतु दृढ़ थी। महाराज, विजय निश्चित रूप से प्रसन्नता का विषय है और मैं आपके शौर्य का सम्मान करता हूं, परंतु मुझे एक चिंता सता रही है। चिंता? कैसी चिंता? महाराजा ने अपनी भौहें सिकोड़ रख लीं। क्या हमारे खजाने में धन की कमी है या सेना में कोई असंतोष है? नहीं महाराज, आचार्य ने विनम्रता से उत्तर दिया। चिंता इन सबसे कहीं गहरी है। चिंता यह है कि हम केवल शरीर को मजबूत कर रहे हैं, आत्मा को भूलते जा रहे हैं। एक राज्य केवल शस्त्रों से महान नहीं बनता, वह अपने ज्ञान, अपनी संस्कृति और अपनी प्रजा के चरित्र से महान बनता है। हमारे पुस्तकालय वीरान हो रहे हैं, कवि और कलाकार राज्य छोड़कर जा रहे हैं। हम एक ऐसा वृक्ष तो नहीं उगा रहे जिसकी शाखाएं और तना तो बहुत मजबूत हों, परंतु जद्दें खोखली हों। आचार्य की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराजा विक्रमसेन का चेहरा तमतमा गया। उन्हें अपने विजय के उत्सव में यह आलोचना असहनीय लगी। आचार्य, उनकी आवाज में क्रोध की तपिश थी। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या वीणा के तार और कवियों की कल्पना हमें शत्रुओं से बचाएगी? जब पड्डीडीहोसी राज्य चंद्रगिरी का क्रूर शासक महाराजा क्रूरसेन अपनी लाखों की सेना लेकर हमारी सीमाओं पर खड़ीढ़ा होगा, तब क्या आपके दार्शनिक उसे अपने तर्कों से परास्त कर देंगे? नहीं, तब मेरी यही तलवार काम आएगी, मेरे यही सैनिक काम आएंगे। आपने युद्ध का मैदान नहीं देखा आचार्य, वहां जीवन और मृत्यु का निर्णय स्याही से नहीं, रक्त से होता है। मैं आपके कथन का अनादर नहीं करता महाराज। आचार्य ने शांति नहीं छोड़ दी। शस्त्र राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक हैं, मैं यह मानता हूं, परंतु शास्त्र राज्य की आत्मा की रक्षा करते हैं। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग कैसे करना है। वे हमें विवेक, न्याय और करुणा सिखाते हैं। बिना शास्त्र के ज्ञान के शस्त्र केवल विनाश का एक उपकरण बनकर रह जाता है। यह एक अंधे व्यक्ति के हाथ में दी गई तलवार की तरह है, जो मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर सकती। महाराजा विक्रमसेन उपहास से हंस पड़े। बस कीजिए आचार्य, आपकी दार्शनिक बातें सुनने का मेरे पास समय नहीं है। सूर्यगढ़ को कवियों और गायकों की नहीं, योद्धाओं की आवश्यकता है। जाइए, अपने शास्त्रों और पोथियों में ही रमे रहिए। राज्य कैसे चलाना है यह मुझ पर छोड़ डांट दीजिए। यह कहकर महाराजा ने आचार्य की ओर से मुंह फेर लिया और उत्सव को जारी रखने का आदेश दिया। आचार्य विद्यानंद ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में निराशा थी, परंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ दी थी। वे चुपचाप दरबार से बाहर चले गए, ये जानते हुए कि अहंकार का यह शिखर एक दिन अवश्य टूटेगा और तब शायद महाराजा को उनकी बातों का मर्म समझ आएगा। समय बीतता गया। महाराजा विक्रमसेन अपनी सैन्य शक्ति के नशे में चूर रहे। उन्होंने कई नए किले बनवाए, सेना का आकार दोगुना कर दिया और अपने शस्त्रागार को दुनिया के सबसे घातक हथियारों से भर दिया। सूर्यगढ़ बाहर से पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और अभेद्य दिखने लगा था, परंतु जैसा कि आचार्य ने भविष्यवाणी की थी, राज्य के भीतर एक अदृश्य दीमक उसे खोखला कर रही थी। लोगों के दिलों से आनंद और सौहार्द समाप्त हो रहा था। हर कोई बस युद्ध और करों की चिंता में डूबा रहता था। गलियों में अब बच्चों की खिलखिलाहट की जगह सैनिकों के बूटों की धमक सुनाई देती थी। उत्सवों और त्योहारों का उल्लास फीका पड्डीडीएच चुका था। इसी बीच पड्डीडीहोसी राज्य चंद्रगिरी का शासक महाराजा क्रूरसेन, जो अपनी धूर्तता और क्रूरता के लिए कुख्यात था, सूर्यगढ़ की बढ़ती सैन्य शक्ति से चिंतित तो था, पर भयभीत नहीं। वह एक चतुर रणनीतिकार था। वह जानता था कि विक्रमसेन से आमने सामने के युद्ध में जीतना कठिन होगा, इसलिए
उसने एक अलग ही युद्ध छेदने का निश्चय किया, एक ऐसा युद्ध जो मैदान में नहीं बल्कि लोगों के मन में लड्ढा जाना था। क्रूरसेन ने सीधे आक्रमण करने के बजाय सूर्यगढ़ में अपने जासूसों और षड्यंत्रकारियों का एक जाल बिछा दिया। उसका पहला लक्ष्य था सूर्यगढ़ की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना। उसके गुप्तचरों ने व्यापारियों का भेष धरकर सूर्यगढ़ के बाजारों में नकली मुद्रा फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने अनाज के गोदामों में आग लगानी शुरू कर दी और पीने के पानी के स्रोतों में हल्का विष मिलाना शुरू कर दिया, जिससे लोग बीमार पड्डी डिडचने लगे। शुरू में ये घटनाएं छिटपुट और असंबद्ध लगीं। महाराजा विक्रमसेन ने इसे सामान्य अपराध मानकर कुछ सैनिकों को जांच के लिए नियुक्त कर दिया, पर वे कुछ भी पता नहीं लगा पाए। फिर क्रूरसेन ने अपना दूसरा और सबसे घातक हथियार चलाया, मनोवैज्ञानिक युद्ध। उसने अपने चारणों और भाटों को साधुओं और कथावाचकों के वेश में सूर्यगढ़ भेजा। इन लोगों का काम था गांव-गांव और नगर-नगर जाकर भय और अविश्वास का बीज बोना। वे कहानियों और भविष्यवाणियों के माध्यम से लोगों में यह बात फैलाने लगे कि सूर्यगढ़ पर देवताओं का प्रकोप है, कि महाराजा विक्रमसेन के अहंकार के कारण राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वे यह अफवाह भी फैलाते कि महाराजा अपनी प्रजा की परवाह नहीं करते, उन्हें केवल युद्ध और विजय की चिंता है। यह रणनीति काम करने लगी। लोगों के मन में संदेह और भय घर करने लगा। वे एक दूसरे पर शक करने लगे। व्यापार ठप होने लगा क्योंकि कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। किसान चिंतित थे, व्यापारी निराश थे और आम नागरिक एक अनजाने भय के साए में जी रहे थे। राज्य में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी फैल गई थी। महाराजा विक्रमसेन इन अदृश्य समस्याओं से परेशान थे। उनके सेनापति उन्हें रिपोर्ट देते कि सीमा पर सब शांत है, कोई शत्रु दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी राज्य के भीतर अशांति क्यों बढ़ रही है? उन्होंने करों में कुछ छूट दी, सुरक्षा बढ़ा दी, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे लडीडीडीएच किससे रहे हैं। उनका शत्रु अदृश्य था। उनकी विशाल सेना, उनके घातक हथियार सब व्यर्थ थे, क्योंकि कोई ऐसा दुश्मन था ही नहीं जिस पर वे हमला कर सकें। एक दिन हताश होकर उन्होंने अपने मंत्रियों की आपातकालीन सभा बुलाई। क्या हो रहा है हमारे राज्य में? वे गरजे। हमारी प्रजा दुखी क्यों है? व्यापार क्यों चौपट हो रहा है? हर तरफ यह निराशा और भय का वातावरण क्यों है? मुझे कारण बताओ। मंत्री और सेनापति एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के पास कोई ठोस उत्तर नहीं था। महाराज, एक मंत्री ने डरते डरते कहा, शायद यह कोई दैवीय प्रकोप है। हमें एक विशाल यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। मूर्खता! विक्रमसेन चिल्लाए। मैं इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता। कोई तो तार्किक कारण होगा। वे घंटों तक विचार विमर्श करते रहे, परंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। महाराजा को पहली बार अपनी शक्ति की सीमा का अनुभव हो रहा था। उनकी तलवार उस अदृश्य शत्रु का गला नहीं काट सकती थी जो उनके राज्य को भीतर से खाए जा रहा था। वे असहाय और क्रोधित महसूस कर रहे थे। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वे अपने महल की छत पर खड्डे होकर अपने ही राज्य को देख रहे थे, जो बाहर से शांत था पर जिसकी आत्मा कराह रही थी। जिस समय महाराजा विक्रमसेन अपनी असफलता पर क्रोधित हो रहे थे, उसी समय आचार्य विद्यानंद अपने आश्रम में शांत बैठे ध्यान मग्न थे। वे जानते थे कि राज्य पर आया यह संकट शस्त्रों से हल नहीं होगा। इसके लिए विवेक और ज्ञान की आवश्यकता थी। वे सही समय और सही व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वह व्यक्ति जल्द ही उनके समक्ष उपस्थित हुआ। उसका नाम माधव था। माधव एक असाधारण प्रतिभा का धनी युवक था। वह एक उत्कृष्ट मूर्तिकार भी था, एक मधुर गायक भी और एक कुशल कथावाचक भी। वह अपनी कला की साधना में देश विदेश घूमता रहता था, और इसी यात्रा के दौरान वह कुछ समय चंद्रगिरी में भी बिताकर आया था। एक शाम माधव आचार्य विद्यानंद के आश्रम पहुंचा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। प्रणाम आचार्य, उसने झुककर कहा। आयुष्मान भव माधव, आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे चेहरे की चिंता बता रही है कि तुम कोई महत्वपूर्ण समाचार लाए हो। कहो, क्या बात है? माधव ने कहा, आचार्य, मैं अभी अभी चंद्रगिरी से लौटा हूं, और जो मैंने वहां देखा और सुना है, उससे मेरा मन आशंकित है।
सूर्यगर एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। इसके बाद माधव ने विस्तार से सब कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे महाराजा क्रूर सेन ने सूर्यगर को भीतर से तोड़ने की योजना बनाई है। उसने उन नकली साधुओं और कथावाचकों के बारे में बताया जो वास्तव में क्रूर सेन के जासूस हैं और जिनका काम अफवाहें फैलाना है। उसने बताया कि कैसे चंद्रगिरी के बाजारों में सूर्यगर की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की बातें होती हैं। आचार्य, माधव ने पिड्डा से कहा, क्रूर सेन हमारी सेना से नहीं लड़ रहा है, वह हमारे लोगों के विश्वास, उनके साहस और उनकी एकता से लड़ रहा है। वह सूर्यगर की आत्मा पर प्रहार कर रहा है। और सबसे दुहक की बात यह है कि हमारे महाराजा को इसका आभास तक नहीं है। वे सीमाओं पर शत्रु को ढूंढ रहे हैं, जबकि शत्रु हमारे घरों में, हमारे बाजारों में और हमारे मनों में प्रवेश कर चुका है। आचार्य विद्यानंद की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें अपना मोहरा मिल गया था। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है पुत्र। यही वह सत्य है जिसे महाराजा को जानना आवश्यक है। परंतु महाराजा तक यह बात पहुंचाएगा कौन? वे किसी कलाकार या गायक की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं प्रयास करूंगा आचार्य, माधव ने दृढ़ता से कहा। मुझे अपनी कला पर विश्वास है। शायद मैं अपनी कला के माध्यम से ही महाराजा तक यह सत्य पहुंचा सकूं। अगले दिन माधव ने राज दरबार में उपस्थित होने की अनुमति मांगी। उसे एक सामान्य गायक समझकर दरबार के अंत में अपनी कला प्रदर्शन करने का अवसर दिया गया। जब उसकी बारी आई तो उसने अपनी वीणा उठाई और एक गीत गाना शुरू किया। लेकिन यह कोई साधारण प्रेम या वीरता का गीत नहीं था, यह अदृश्य शत्रु का गीत था। माधव ने अपने गीत में एक ऐसे शक्तिशाली राज्य का वर्णन किया जिसका राजा बहुत वीर था, पर उसका शत्रु कोई सेना लेकर नहीं आया। उसका शत्रु अफवाह बनकर आया, अविश्वास बनकर आया, निराशा बनकर आया। उसने अपने गीत में बताया कि कैसे उस शत्रु ने राज्य की आत्मा को घायल कर दिया, लोगों के दिलों में जहर घोल दिया और हंसते खेलते राज्य को एक श्मशान बना दिया। माधव की आवाज में इतनी पीड़ा और सच्चाई थी कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। गीत के शब्द सीधे महाराजा विक्रमसेन के हृदय में चुभ रहे थे। यह कहानी उन्हीं के राज्य की थी। गीत के हर शब्द में उन्हें अपनी विवशता और अपनी प्रजा का दुहक दिखाई दे रहा था। जब गीत समाप्त हुआ तो पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा था। महाराजा विक्रमसेन अपनी जगह पर जड्डीडीडीएच हो गए थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि आश्चर्य और आत्मग्लानि का भाव था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि एक गायक के शब्दों में कितनी शक्ति हो सकती है। इन शब्दों ने वह कर दिखाया था जो उनके मंत्री और सेनापति नहीं कर सके थे। उन्होंने समस्या की जड़ डीएच को उजागर कर दिया था। कौन हो तुम युवक? महाराजा ने गंभीर स्वर में पूछा। माधव ने वीणा नीचे रखी और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपका एक सामान्य प्रजाजन हूं जिसे अपनी कला के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता। मेरा नाम माधव है। यह गीत, यह कहानी, यह सत्य है, महाराजा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में आदेश दिया, इस युवक को हमारे निजी कक्ष में लाया जाए। हमें इनसे एकांत में वार्ता करनी है। उस दिन सूर्यगर के इतिहास में पहली बार एक महाराजा ने एक कलाकार को अपना सलाहकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। अहंकार का शिखर दरकने लगा था। महाराजा विक्रमसेन के निजी कक्ष में केवल 3 लोग थे, स्वयं महाराजा, माधव और आचार्य विद्यानंद, जिन्हें महाराजा ने विशेष रूप से बुलवाया था। कक्ष में गंभीर शांति थी। महाराजा अपने सिंहासन पर नहीं बल्कि आचार्य और माधव के समकक्ष एक आसन पर बैठे थे। यह उनके बदलते हुए दृष्टिकोण का प्रतीक था। माधव, महाराजा ने कहा, तुम्हारे गीत ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जो पहेली मैं महीनों से हल नहीं कर पा रहा था, तुमने उसे कुछ क्षणों में सुलझा दिया। अब मुझे विस्तार से बताओ कि तुमने चंद्रगिरी में क्या देखा और सुना। माधव ने बिना किसी भय के वह सब कुछ दोहराया जो उसने आचार्य को बताया था। उसने क्रूर सेन की पूरी योजना, उसके जासूसों के तरीके और उसके अंतिम लक्ष्य का विस्तृत वर्णन किया। सब कुछ सुनने के बाद महाराजा विक्रमसेन ने अपना सिर हाथों में थाम लिया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था।
वे वर्षों से केवल तलवार को पूजते रहे और उनका शत्रु स्याही और शब्दों से उन्हें मात दे रहा था। वे किलों की दीवारें मजबूत करते रहे और उनका शत्रु लोगों के दिलों में सेंध लगा रहा था। मैं कितना बद्धा मूर्ख था, वे पीढ़ा से बोले। मैं शक्ति के अहंकार में अंधा हो गया था। आचार्य, आप सही थे। मैं एक ऐसा वृक्ष उगा रहा था जिसकी जड़ें खोखली थीं। अब बताइए, मैं क्या करूं? मेरी सेना इस अदृश्य शत्रु से कैसे लड़े? मेरे हथियार इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में व्यर्थ हैं। यह महाराजा विक्रमसेन के जीवन का निर्णायक क्षण था। पहली बार उन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी। पहली बार उन्होंने मदद मांगी थी। आचार्य विद्यानंद के चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरी। महाराज, अपनी भूल को स्वीकार करना ही ज्ञान का पहला चरण है। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर विष का एक अमृत होता है। यदि शत्रु ने अधर्म का शस्त्र उठाया है तो हम धर्म के शास्त्र से उसका उत्तर देंगे। शास्त्र से? कैसे आचार्य? महाराजा ने उत्सुकता से पूछा। महाराज, आचार्य ने समझाना शुरू किया, क्रूरसेन का सबसे बद्धा हथियार है भय और अविश्वास। हमें इन दोनों को ही नष्ट करना होगा। हम भय का उत्तर उत्साह से देंगे और अविश्वास का उत्तर एकता से देंगे। हम शस्त्र से नहीं, संस्कृति से युद्ध लड़ेंगे। महाराजा हैरान थे। संस्कृति से युद्ध? यह कैसे संभव है? आचार्य ने अपनी योजना प्रस्तुत की। महाराज, क्रूरसेन अफवाहें फैलाकर हमारी प्रजा का मनोबल तोड़ दे रहा है। हम सत्य और कला के माध्यम से उस मनोबल को फिर से जीवित करेंगे। हमें सूर्यगढ़ में एक भव्य कला और ज्ञान महोत्सव का आयोजन करना होगा। यह महोत्सव महीनों तक चलेगा। महोत्सव? महाराजा को यह विचार अजीब लगा। राज्य संकट में है और हम उत्सव मनाएं? हाँ महाराज, उत्सव, आचार्य ने दृढ़ता से कहा। यह साधारण उत्सव नहीं होगा। यह हमारे आत्मविश्वास और हमारी एकता का प्रदर्शन होगा। इस महोत्सव में हम देश भर के सर्वश्रेष्ठ कवियों, गायकों, नर्तकों, चित्रकारों और विद्वानों को आमंत्रित करेंगे। हर शाम संगीत और काव्य की सभाएं होंगी। दिन में ज्ञान गोष्ठियां और शास्त्रार्थ होंगे। हम अपनी प्रजा को यह दिखाएंगे कि सूर्यगढ़ केवल योद्धाओं की भूमि नहीं, बल्कि कला और ज्ञान की भी भूमि है। माधव ने आचार्य की बात को आगे बढ़ाया। महाराज, हम इस महोत्सव का उपयोग क्रूरसेन के षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए भी कर सकते हैं। मैं और मेरे जैसे अन्य कलाकार नए गीत और नाटक तैयार करेंगे। इन नाटकों में हम परोक्ष रूप से एक ऐसे धूर्त राजा की कहानी दिखाएंगे जो अफवाहों से पड्डीडीहोसी राज्य को तोड़ने की कोशिश करता है और अंत में कैसे उस राज्य की प्रजा अपनी एकता और कला की शक्ति से उसे पराजित करती है। जब लोग यह देखेंगे तो वे अपने आसपास हो रही घटनाओं को समझने लगेंगे। वे उन नकली साधुओं और कथावाचकों को पहचानना शुरू कर देंगे। आचार्य ने आगे कहा, इसके अतिरिक्त हम अपने व्यापारियों को फिर से संगठित करेंगे। हम उन्हें राज्य की ओर से सुरक्षा की गारंटी देंगे और उन्हें पाडीडीहौसी मित्र राज्यों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब हमारी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आएगी तो लोगों का विश्वास लौटेगा। हम अपने गुप्तचरों को जासूसी करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य और सूर्यगढ़ की सच्ची कहानियों को फैलाने के लिए भेजेंगे। हम चंद्रगिरी के लोगों तक भी यह संदेश पहुंचाएंगे कि उनका राजा कितना अधर्मी है और सूर्यगढ़ का राजा कितना न्यायप्रिय है। हमें चंद्रगिरी की प्रजा का हृदय जीतना है महाराज, उनकी भूमि नहीं। योजना अभूतपूर्व थी। यह तलवार के स्थान पर वीणा से और घृणा के स्थान पर प्रेम से लड़ने की योजना थी। महाराजा विक्रमसेन मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उन्हें पहली बार शस्त्र और शास्त्र के संतुलन का महत्व समझ में आ रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि एक राजा की असली शक्ति उसकी प्रजा के दिलों में होती है, न कि उसके शस्त्रगार में। अद्भुत, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। यह योजना अद्भुत है। हम ऐसा ही करेंगे। आचार्य, इस सांस्कृतिक युद्ध का नेतृत्व आप करेंगे और माधव, तुम इस युद्ध के सेनापति होगे। तुम्हारी कला हमारा सबसे शक्तिशाली अस्त्र होगी। उस दिन सूर्यगढ़ ने एक नए युद्ध की तैयारी शुरू की। यह युद्ध मैदानों में नहीं, बल्कि मन के भीतर लड़ा जाना था। यह युद्ध रक्त से नहीं,
बल्कि रंगों और स्वरों से लढ़ा जाना था। और इस युद्ध का नायक था एक राजा, जिसने अपनी तलवार को म्यान में रखकर शास्त्र को हाथ में उठा लिया था। महाराजा विक्रमसेन के आदेश पर पूरे सूर्यगढ़ में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार हो गया। कला और ज्ञान महोत्सव की घोषणा होते ही जो निराशा और भय का माहौल था, वह धीरे धीरे उत्साह और जिज्ञासा में बदलने लगा। राजधानी को नई दुल्हन की तरह सजाया गया। हर चौराहे पर मंच बनाए गए, हर मंदिर के प्रांगण में कला प्रदर्शनियों के लिए स्थान नियत किए गए। आचार्य विद्यानंद और माधव ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने भरत खंड के कोने कोने में निमंत्रण भेजे। जल्द ही सूर्यगढ़ की धरती पर विद्वानों, कवियों, संगीतकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों और नर्तकों का एक विशाल जमघट लगने लगा। राज्य, जो अब तक केवल सैनिकों की छावनी जैसा लगता था, अब कला के एक विशाल महासागर की तरह हिलोरें लेने लगा। महोत्सव का आरंभ एक भव्य शोभा यात्रा से हुआ, जिसका नेतृत्व स्वयं महाराजा विक्रमसेन ने किया। परंतु इस बार वे अपने सैन्य रथ पर नहीं, बल्कि एक साधारण अश्व पर सवार थे, और उनके साथ उनके सेनापति नहीं, बल्कि आचार्य विद्यानंद और माधव थे। यह एक स्पष्ट संदेश था। अब सूर्यगढ़ में ज्ञान और कला को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। हर शाम राजधानी के मुख्य चौक पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते। माधव और उसकी मंडली ने ऐसे प्रेरक गीत और नाटक प्रस्तुत किए जो लोगों में साहस और एकता का भाव जगाते थे। उनके नाटकों में अदृश्य शत्रु और अफवाहों का दैत्य जैसे पात्र होते थे, जिन्हें अंत में गांव की एकता और एक बुद्धिमान राजा की सूझबूझ से परास्त किया जाता था। लोग इन नाटकों में अपनी कहानी देखते और धीरे धीरे क्रूरसेन के षड्यंत्र को समझने लगते। दिन के समय आचार्य विद्यानंद ज्ञान गोष्ठियों का आयोजन करते, जहां बड्ढे बड्ढे विद्वान धर्म, नीति, अर्थशास्त्र और दर्शन पर चर्चा करते। इन चर्चाओं में आम प्रजा को भी भाग लेने की अनुमति थी। लोगों ने जब अपने राजा को इन विद्वानों के साथ बैठकर ज्ञान की बातें सुनते देखा, तो उनके मन में अपने राजा के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। इसका प्रभाव चमत्कारी था। क्रूरसेन के जासूस, जो साधु संतों के वेश में अफवाहें फैला रहे थे, अब उनकी दाल नहीं गल रही थी। लोग अब उनकी भविष्यवाणियों पर हंसते और उनसे तर्क वितर्क करने लगते। कई जगहों पर तो लोगों ने ऐसे ढोंगियों को पकड़ डाचकर सैनिकों के हवाले कर दिया। सूर्यगढ़ की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटने लगी। महाराजा ने व्यापारियों को सुरक्षा और प्रोत्साहन दिया, जिससे व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। राज्य के कारीगरों और कलाकारों को इतना काम और सम्मान मिला कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सूर्यगढ़ की बनी मूर्तियां, चित्र और वस्त्र मित्र राज्यों में हाथों हाथ बिकने लगे। यह खबर जब चंद्रगिरी पहुंची, तो महाराजा क्रूरसेन क्रोध से आग बबूला हो गया। उसकी पूरी योजना विफल हो रही थी। उसने सूर्यगढ़ को भीतर से तोड़ने की कोशिश की थी, परंतु सूर्यगढ़ तो पहले से भी अधिक मजबूत और एकजुट हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रमसेन, जो केवल तलवार की भाषा समझता था, अचानक इतना बुद्धिमान कैसे हो गया। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह थी कि सूर्यगढ़ की प्रसिद्धि अब चंद्रगिरी की सीमाओं में भी प्रवेश कर रही थी। चंद्रगिरी के व्यापारी जब सूर्यगढ़ से लौटते, तो वहां के उत्सव, वहां की समृद्धि और वहां के न्यायप्रिय राजा की कहानियां सुनाते। चंद्रगिरी के लोग, जो स्वयं अपने राजा के अत्याचारों से त्रस्त थे, मन ही मन सूर्यगढ़ की प्रशंसा करने लगे। यहां तक कि क्रूरसेन के अपने सैनिकों में भी यह कानाफूसी होने लगी कि वे एक अधर्मी राजा के लिए लड्डी डीडीएच रहे हैं, जबकि पड्डीड होसी राजा अपनी प्रजा को उत्सव और ज्ञान का उपहार दे रहा है। क्रूरसेन ने महसूस किया कि समय उसके हाथ से निकलता जा रहा है। उसका मनोवैज्ञानिक युद्ध पूरी तरह विफल हो चुका था। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, सीधा सैन्य आक्रमण। उसने अपनी पूरी सेना को एकत्रित करने का आदेश दिया। उसने सोचा कि वह विक्रमसेन को उसके ही खेल में, यानी युद्ध के मैदान में हराकर यह साबित कर देगा कि अंत में तलवार ही कलम से शक्तिशाली होती है। उधर सूर्यगढ़ में महाराजा विक्रमसेन को अपने गुप्तचरों से क्रूरसेन की तैयारियों की सूचना मिल चुकी थी। उनके सेनापतियों ने तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू करने का आग्रह किया। महाराज,
अब हमें उत्सव बंद करके अपनी सेना को सीमा पर भेजना चाहिए, सेनापति अजय सिंह ने कहा। महाराजा विक्रमसेन मुस्कुराए। यह एक नई, शांत और आत्मविश्वासी मुस्कान थी। सेनापति, हमारी सेना तैयार है, पर यह उत्सव बंद नहीं होगा। यही उत्सव तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमारी सेना अब केवल भूमि के एक टुकड़े के लिए नहीं लड़ेगी, वह अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान, अपने सम्मान और अपनी इस खुशी के लिए लड़ेगी। जिस सेना के पीछे उसकी प्रजा का उत्सव और आशीर्वाद हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। उन्होंने आदेश दिया कि सेना सीमा की ओर कूच करे, परंतु राजधानी में उत्सव उसी धूमधाम से चलता रहे। यह एक अभूतपूर्व निर्णय था। एक तरफ युद्ध की रणभेरी बजने वाली थी और दूसरी तरफ राजधानी में संगीत और कला की धारा बह रही थी। यह शस्त्र और शास्त्र का अद्भुत संतुलन था। चंद्रगिरी की विशाल सेना एक काली आंधी की तरह सूर्यगढ़ की सीमाओं की ओर बढ़ रही थी। महाराजा क्रूरसेन स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसके चेहरे पर क्रूरता और अहंकार का भाव था। उसे विश्वास था तो एक पल के लिए सूर्यगढ़ के सैनिकों के मन में भय का संचार हुआ। चंद्रगिरी की सेना संख्या में उनसे लगभग 2 गुनी थी। तभी महाराजा विक्रमसेन अपने अश्व पर सवार होकर अपनी सेना के आगे आए। आज उनके चेहरे पर युद्ध का तनाव नहीं, बल्कि एक शांत निश्चय था। उन्होंने अपनी सेना को संबोधित किया और उनकी आवाज में गर्जना नहीं, बल्कि एक पिता का स्नेह था। मेरे वीर योद्धाओं, उन्होंने कहा, सामने जो सेना खड़ी है वह संख्या में हमसे अधिक हो सकती है, पर उनके पास वह नहीं है जो हमारे पास है। वे एक अहंकारी और अधर्मी राजा की महत्वाकांक्षा के लिए लड़ियच रहे हैं, और हम अपने परिवारों की मुस्कान के लिए लड़ियच रहे हैं। हम उन कलाकारों के सम्मान के लिए लड़ियच रहे हैं जो हमारी राजधानी में हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम उस ज्ञान के प्रकाश के लिए लड़ियच रहे हैं जो आचार्य विद्यानंद ने हमें दिया है। याद रखना, तुम केवल सैनिक नहीं हो, तुम सूर्यगढ़ की आत्मा के रक्षक हो। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि जब एक राष्ट्र एकजुट होता है तो उसकी शक्ति क्या होती है। महाराजा के इन शब्दों ने सैनिकों में जादू सा असर किया। उनका भय जाता रहा और उनकी आंखों में एक नई ज्वाला धधक उठी। वे अब केवल राजा के आदेश पर नहीं, बल्कि एक पवित्र उद्देश्य के लिए लड़ने को तैयार थे। युद्ध का शंखनाद हुआ और दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। भयंकर संग्राम छिद गया। आकाश तलवारों की झंकार और योद्धाओं की चीत्कारों से गूंज उठा। परंतु आज युद्ध का दृश्य कुछ अलग था। सूर्यगढ़ के सैनिक एक नई रणनीति से लड़ेच रहे थे। वे केवल अंधाधुंध वार नहीं कर रहे थे, बल्कि बुद्धि और शौर्य का परिचय दे रहे थे। उन्होंने चंद्रगिरी की सेना को घेर कर छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, और फिर वह हुआ जिसकी क्रूरसेन ने कल्पना भी नहीं की थी। युद्ध के बीच में चंद्रगिरी के कई सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। वे सूर्यगढ़ की न्यायप्रियता और समृद्धि की कहानियां सुन चुके थे। वे एक ऐसे राजा के लिए मरना नहीं चाहते थे जो अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करता हो। चंद्रगिरी की सेना में भगदड़ मच गई। उनके सैनिकों का मनोबल टूट चुका था, क्योंकि वे बिना किसी उद्देश्य के लड़ियच रहे थे। यह देखकर क्रूरसेन का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ सीधे महाराजा विक्रमसेन पर आक्रमण कर दिया। दोनों राजाओं के बीच द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दोनों ही कुशल योद्धा थे, पर विक्रमसेन आज केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि आत्मबल से भी लड़क रहे थे। उन्होंने क्रूरसेन के हर वार को विफल किया और अंत में एक निर्णायक प्रहार से उसे निहत्था कर दिया और बंदी बना लिया। अपने राजा को बंदी बनते देख चंद्रगिरी की बची खुची सेना ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। सूर्यगढ़ की विजय हुई थी। सेनापति और मंत्री चाहते थे कि क्रूरसेन को मृत्युदंड दिया जाए और चंद्रगिरी को सूर्यगढ़ में मिला लिया जाए। यह उस समय की परंपरा थी। परंतु महाराजा विक्रमसेन अब पुराने वाले विक्रमसेन नहीं थे। उन्होंने आचार्य विद्यानंद की ओर देखा, जिन्होंने आंखों ही आंखों में उन्हें उनका राजधर्म याद दिलाया। महाराजा ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास में उन्हें अमर कर दिया। उन्होंने बंदी क्रूरसेन को सम्मान के साथ दरबार में प्रस्तुत किया। महाराजा क्रूरसेन, विक्रमसेन ने शांत स्वर में कहा, आपने शस्त्र के बल पर हमें जीतना चाहा और आप हार गए।
मैंने आपको शास्त्र के बल पर जीता है और मैं आपको अपमानित नहीं करूंगा। आप अपने राज्य वापस लौट सकते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। क्रूरसेन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मेरी एक शर्त है, विक्रमसेन ने आगे कहा। आप चंद्रगिरी लौटकर वहां एक विशाल पुस्तकालय और एक कला अकादमी की स्थापना करेंगे। आप अपनी प्रजा को भी ज्ञान और कला का सम्मान करना सिखाएंगे। एक राजा का धर्म अपनी सीमाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के जीवन का विस्तार करना है। फिर वे चंद्रगिरी के बंदी सैनिकों की ओर मुद्दे। तुम सब भी आजाद हो। तुम अपने घर लौट सकते हो और यह संदेश लेकर जाना कि सूर्यगढ़ किसी की भूमि का भूखा नहीं है। हम शांति और सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। महाराजा विक्रमसेन का यह व्यवहार किसी भी सैन्य विजय से बढ़कर था। उन्होंने केवल युद्ध ही नहीं जीता था, बल्कि अपने शत्रु का हृदय भी जीत लिया था। क्रूरसेन शर्मिंदगी और पश्चाताप से भर गया। उसने विक्रमसेन के सामने सिर झुका दिया और उनकी शर्त मानने का वचन दिया। जब महाराजा विक्रमसेन विजय के बाद अपनी राजधानी लौटे तो उनका स्वागत किसी विजेता योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक ज्ञानी और धर्मात्मा राजा की तरह हुआ। लोगों ने उन पर फूलों की वर्षा की, कलाकारों ने उनके सम्मान में गीत गाए और कवियों ने उनकी प्रशस्ति में काव्य रचे। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ केवल अपनी सैन्य शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज्ञान, अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपने न्याय के लिए जाना जाने लगा। महाराजा विक्रमसेन ने वर्षों तक बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ शासन किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में शस्त्र और शास्त्र, शक्ति और विवेक दोनों का संतुलन बना रहे। आचार्य विद्यानंद और माधव उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार बने रहे। सूर्यगढ़ एक ऐसा आदर्श राज्य बन गया जहां तलवार देश की सीमाओं की रक्षा करती थी और वीणा लोगों के दिलों की। और इस प्रकार महाराजा विक्रमसेन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। ये कहानी केवल एक राजा की विजय की नहीं थी, बल्कि एक व्यक्ति के अहंकार पर ज्ञान की विजय की कहानी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति विध्वंस में नहीं, सृजन में है। सच्ची महानता जीतने में नहीं, बल्कि दिलों को जोधने में है। और एक राष्ट्र की असली नींव उसके शस्त्रगारों में नहीं, बल्कि उसके पुस्तकालयों और कला दीर्घाओं में रखी जाती है। शस्त्र आपको युद्ध जिता सकता है, पर शास्त्र ही आपको जीना सिखाता है।